डिलीवरी और सीज़र के बाद की जो केयर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे पेशेंट हमारे ओपीडी में हमारे डिलीवरी के टाइम पे, सीज़र के टाइम पे इसके बारे में हमको पूछते हैं, तो हमने सोचा चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ली जाए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रजब। अब मेरे साथ है डॉक्टर सपना और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल गायनेक दी और गायनेक वाला। तो सपना, ये बताओ कि डिलीवरी के बाद की केयर क्यों इम्पोर्टेंट है? वो एक सवा महीना जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है वो क्यों बोलते हैं? जी, जैसे आप ये बोल रहे हैं सवा महीना मतलब पोस्टमार्टम पीरियड। और पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के बाद का समय, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो। ये समय घर में बहुत सारी खुशहाली लाता है, किलकारियाँ घुसती है बच्चे की, बट एट द सेम टाइम जो माता बनी है उसके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल पीरियड भी होता है, फिजिकली, मेंटली। और एक ऐसा मन में तनाव कि मैं बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी, क्या मुझे दूध आएगा, क्या मैं बच्चे को अपना दूध पिला पाऊंगी, ऐसे कई सारे सवाल और टेंशनों से माता गुजरती है। तो ये जो सवा महीने का पीरियड है इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में 42 डेज बोलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स का पीरियड होता है डिलीवरी की डेट से। और इस समय जो प्रसूता है उसको बहुत सारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं और उसके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि अभी उसकी डिलीवरी हुई है और शरीर बहुत सारे चेंजेस से गुजर रहा है। तो इसी को हम पोस्टमार्टम पीरियड बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डोंट्स, क्या खा सकते, क्या नहीं खा सकते, क्या नहीं कर सकते, कितना कर सकते, कब कर सकते, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सपना से डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आराम, रेस्ट कितना करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी में कितना करना चाहिए और सीजरियन सेक्शन में कितना करना चाहिए। जहाँ रेस्ट की बात है तो हम ऐसा बताते हैं कि रेस्ट करना है लेकिन बेड रेस्ट नहीं करना है। ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि सिजेरियन हुआ है तो कंप्लीट बिस्तर पे आराम करना है, और नॉर्मल डिलीवरी हुआ है और अभी ही डिलीवरी हुआ है, प्रसूता बहुत सारे दर्द के फेज से गुजरी है और उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। आराम रखना है, लाइट वर्क करना है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना है। एक्टिव रहना है, खुद का काम करना है, क्योंकि जितनी वो एक्टिव रहेंगी, अपना खुद का काम करेंगी, उतनी उनकी जल्दी रिकवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी में तो 1 या 2 दिन के रेस्ट के बाद फीमेल नॉर्मली लगभग सारा काम खुद कर सकते हैं, लेकिन सिजेरियन सेक्शन में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हफ्ता 10 दिन आप थोड़ा सा रेस्ट करें, उसके बाद अपना रूटीन काम कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते वो हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, मतलब क्या क्या एक नॉर्मल डिलीवरी वाली चीज़ कर सकती है महिला और क्या क्या चीज़ नहीं कर सकती डिलीवरी के तो साथ। पहले हम नॉर्मल डिलीवरी को डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल डिलीवरी जैसे जिसकी पहली डिलीवरी हुई है उसको यूजुअली नीचे एपिसियोटमी होते हैं, टाँके आते हैं, और टाँके आने के बाद टाँकों की कुछ केयर हम समझाते हैं। और अभी डिलीवरी हुई है तो उनको ब्लीडिंग भी होता है, पेन भी होता है, और कई बार 15 से 20 घंटे वो पेन के फेज से गुजरी है, कॉन्ट्रैक्शन के फेज से गुजरी हुई है, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान रहती है, कई बार वो कुछ खा पी नहीं पाती है, वॉमिटिंग होती है, तो थोड़ा डिहाइड्रेशन और एनर्जी वीकनेस भी फील होती है। तो शुरू के 24 to 48 आवर्स वो रेस्ट कर सकते हैं, बाथरूम वगैरह के लिए जा सकते हैं, थोड़ा माइल्ड वॉक कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जितनी देर है वो हल्का वॉक कर सकते हैं। और ये सब अपना बच्चे को 2-2 घंटे से फीडिंग तो करानी ही है, दोनों साइड से करानी है, और पानी का इंटेक अपना खूब सारा अच्छा रखना है। अब जहाँ तक सिजेरियन ऑपरेशन की बात है, तो जिस दिन सर्जरी हुई है उसके 4 to 6 आवर्स के बाद हम उनको हेडअप कर देते हैं, बैठा देते हैं, उनको सिप्स ऑफ वाटर स्टार्ट कर देते हैं। 6 घंटे के बाद कोई भी स्पाइनल एनेस्थीसिया की इफेक्ट 4 से 6 घंटे रहती है। 6 घंटे के बाद हम उनको उनकी पैर की उंगलियां चलाने के लिए बोलते हैं, घुटने से पैर मोड़ सकते हैं, पाँव को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, उनको सेंसेशंस फील हो रहे हैं कि नहीं, ये सब हम उनको पूछते हैं। उनको पेशाब की थैली लगी होती है, वो मोस्टली 24 आवर्स के लिए होती है और मोस्टली नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो निकाल दी जाती है, लेकिन वो पेशाब की थैली के कारण वो थोड़ा उनका मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। और आज ही ऑपरेशन हुआ है तो उनको टाँकों में दर्द रहता है, मूवमेंट उनका डिफिकल्ट रहता है। तो 24 घंटे के बाद हम उनके पेशाब की थैली निकाल देते हैं और नेक्स्ट डे से हम कुर्सी पर बिठा देते हैं, उनको रेडी करवा देते हैं, और फिर स्टाफ के साथ या कोई भी रिलेटिव के साथ हम उनको मोबिलाइज करना शुरू करते हैं। मतलब सीजर के बाद जितना हो सकता है अर्ली एम्बुलेशन करते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग पेशेंट को चलाने की कोशिश करते हैं, वॉकिंग करने की कोशिश करते हैं। ये आपने बोला इमीडिएट सीजर के बाद, लेकिन वो घर पे जाके पेशेंट क्या क्या कर सकता है? देखिए 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है। पहले के ज़माने में 4 से 5 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहती थी, उनको आईवी फ्लूइड्स, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती थी, डाइट भी 2 दिन के बाद चालू करा जाता था। अभी हम अर्ली रिकवरी और अर्ली एम्बुलेशन की बात करते हैं।
तो घर पे जाके हम उनको बोलते हैं कि आप अपना खुद का काम, जैसे आपको बाथरूम जाना है, लेटरिन जाना है, आपको अपनी खुद का हल्का फुल्का पानी गर्म करना है, इंडक्शन वगैरह का ज़माना है, अपना पास में रख सकते हैं। हर 2-2 घंटे में बच्चे को कुर्सी पे आराम से आरामदायक पोजीशन में बैठ के फीडिंग कराइए, और जितना आपसे बन सके, क्योंकि मैं ऐसा बोलती हूँ कि देखिए पेन तो रहता है, चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, लेकिन हर दिन उनका जो पेन है वो 5 to 10% कम होता जाता है। और जितना वो जल्दी जल्दी मोबिलाइज करती हैं, और जो काम की जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, अभी हमको उनको कोई घर का काम नहीं करना है, लेकिन अपनी खुद की देख रेख है, अपना खुद का, ऐसा नहीं है कि उनको बिस्तर पे कोई खाना सर्व कर रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो खुद जाके अपना प्लेट ला सकते हैं, अपना पानी का ग्लास रख सकते हैं, अपने बच्चों की लंगोट वगैरह वो सुखा सकते हैं। तो वो आप कैसा फील कर रही हो। 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे जमीन पे कब बैठ सकते हैं सीजर के बाद? सिजेरियन के पास 1.5 महीने के बाद, 6 वीक्स जो पोस्टमार्टम पीरियड है, उसके बाद ही हम नीचे बैठने का बोलते हैं। नीचे बैठने का तो अवॉइड ही करना है। ठीक है। टॉयलेट इंडियन यूज करें या वेस्टर्न यूज करें? टॉयलेट इनिशियली हम वेस्टर्न टॉयलेट ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनको नीचे बैठने में टांकों में दर्द होता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी उनको तकलीफ होती है। तो वही फोटो 6 वीक्स के बाद। सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते? सीढ़ियाँ कई बार चढ़नी पड़ती है, क्योंकि उनका घर ऊपर है, लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, कई बार हॉस्पिटल्स में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, तो सीढ़ी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। बार बार चढ़ उतरना नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे चढ़िए, थोड़ा चढ़िए, रुकिए, ज़रूरत है तो बैठिए कुर्सी लगा के, और एक बार ऊपर चढ़ जाते हैं तो जब ज़रूरत है तभी उतरना है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं कि घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो वो घर पे अपना रूटीन छोटा मोटा खाना वाना बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा रिलीजियस मान्यता भी मैं बताऊंगी कि कई बार वो 1.25 महीने तक रसोई का काम नहीं करते। अगर किसी को वो कर सकता है तो फिर तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप अपना दूध है, चाय कॉफ़ी दूध वगैरह खुद का बना सकते हैं। सिर्फ आटा नहीं गूंदना है, क्योंकि जब आप आटा गूंदते हैं तो उसमें पेट के ऊपर प्रेशर बनता है। आप बैठ के सब्जी काट सकते हैं, खड़े होकर कंटिन्यूसली 2 घंटा काम करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सामान पकड़ा जाए, आप सब्जी वगैरह काट लीजिए, वहाँ रेडी कर दीजिए। आपको कोई हेल्पर होना चाहिए जो आपको सब सामान, क्योंकि बार बार नीचे झुकना अलाउड नहीं है, खड़े खड़े आपको साग भगाना है, चाय कॉफ़ी बनाना है, तो ये सब आप कर सकते हैं। ये जो चारों चीज़ें आपने बोला, इस सब चीज़ों में कॉमन फैक्टर है कि ये सारी चीज़ें करने में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, पेट का प्रेशर बढ़ता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि वो कमर की बेल्ट बांध सकते हैं, उसको हम लोग मेडिकल भाषा में बाइंडर बोलते हैं जी। वो हम लोग देते हैं, क्यों देते हैं, कितने टाइम के लिए देते हैं? एब्डोमिनल बेल्ट जो बाइंडर की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल पहन सकते हैं। ऑपरेशन के 2nd डे से हम मोस्टली एडवाइस करते हैं, और जो टाँके के भाग के ऊपर वो बांधा जाता है, अलग अलग साइजेस का अवेलेबल है पेशेंट के हिसाब से, और ये बेसिकली स्टिचेस को सपोर्ट करता है। पेशेंट को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो बैठते और उठते हैं तो टाँके हिलते और खिंचाते हैं, जिससे उनको पेन होता है। तो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उससे काफ़ी आराम मिलता है, और ख़ास तौर से ये जो मोबिलाइज होने के लिए इतना सब बोल रहे हैं, तो उसमें भी करने में उनको पेन कम रहता है, तो वो जल्दी कर पाते हैं। तो ये बाइंडर लेटरिन जाए तो भी पहनना है, सोते हुए तो भी पहनना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे जाए तो भी पहनना है, सीढ़ी पे जाए तो भी पहनना है? चारों ही सिचुएशन में बाइंडर पहनना है। पूरे दिन पहन के रख सकते हैं, सोते समय उसको लूज कर दीजिए, क्योंकि बाइंडर का लॉजिक ही यही है कि वो आपके टाँकों को, अब्डोमेन को सपोर्ट कर रहा है। और एटलीस्ट जब आप मोबिलाइज कर रहे हैं, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे टॉयलेट जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बच्चे को लेके घूम रहे हैं, कोई भी है, तब खास पहनना है। और बाइंडर इस तरह से पहनना है कि टाँके की जगह पे वो कवर करे। कई बार ऐसा होता है कि बाइंडर तो ऊपर है और टाँके नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल ये सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे वॉकिंग हुआ, सीढ़ी पे चढ़ना हुआ, लेटरिन में नीचे बैठना हुआ, हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है। तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो स्टिचेस पे स्ट्रेच आता है, तो पेन ज़्यादा होता है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो स्ट्रेच को काउंटर सपोर्ट करे वो बाइंडर होती है, तो वो स्टिचेस को हीलिंग करने में मदद करती है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में बर्स्ट एब्डोमेन से बचाती है, और लॉन्ग टर्म में भविष्य में होने वाले इंसिजनल हर्निया से काफ़ी हद तक बताती है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन पहनेंगे तो बेटर रहता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के बाद बताओ। जी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और सब लोग हमसे भी पूछते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मोस्टली हम डाइट चालू कर देते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अगर उनको कोई वॉमिट वगैरह नहीं हो तो हम लोग उनको सिप्स ऑफ वाटर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी घर का फ्रेश जूस वगैरह ले सकते हैं, किसी को चाय कॉफ़ी दूध पीना है तो वो पी सकते हैं, बट ओवरऑल आपको हल्का खाना खाना है।
और हल्का खाना खाना है जो इजीली पचे, क्योंकि अभी आप बिस्तर पे हो, मोबिलाइज नहीं हो रहे, ऐसा खाना नहीं खाना है मसाले वाला, मिर्ची वाला, जो आपको गैस एसिडिटी करे। दाल चावल है, खिचड़ी है, किसी को रोटी सब्जी खानी, हम यहाँ नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं, हम देते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड बोलते हैं, जैसे हल्दी वाला दूध है, अब तो केसर बादाम वगैरह सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। गर्म पानी पी सकते हैं, कोई भी घर में गर्म सूप आप बना के दे सकते हैं, वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, गर्म मूंग की दाल है, कोई भी टाइप की दाल है जो सूप के फॉर्म में आप दे सकते हैं। ये सब पेशेंट का डाइजेशन अच्छा रखेगा, उनको लिक्विड का इंटेक भी मिलेगा और ओवरऑल उनके पेट को आराम मिलेगा। हमारे यहाँ गुजरात में कस्टम है कि लोग डिलीवरी के बाद सीढ़ा बहुत खिलाते हैं और वो मेवे के और गुंदर के लड्डू खिलाते हैं। वो क्यों खिलाते हैं, वो खिलाना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं और पॉसिबल नुकसान क्या है? ठीक, ये जो शीरा मतलब हलवा हम जो बात करें, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। पुराने ज़माने में ये हलवा और लड्डू देने का लॉजिक क्या था कि जो प्रसूता है वो 3-3, 4-4 दिन अस्पताल में बिताती थी, उनको पेन आते रहते थे, जाते रहते थे, और डिलीवरी होने में 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे, और उनका जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और वीक हो जाते थे, और वो खुद भी बहुत थक जाती थी। लेकिन आजकल ज़माना है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर का। हम लोग यहाँ 3 या 4 दिन की वेट नहीं करते हैं। एक बार प्रसूता अगर लेबर पेन में स्टार्ट होती है तो ऐसा बोला जाता है कि 12 से 14 घंटे के अंदर उसका डिलीवरी हो जाए तो बच्चे और माँ दोनों के लिए अच्छा रहता है, और इसी को हम एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर बोलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि अगर सनराइज से लेबर पेन चालू हुआ है तो सनसेट तक बच्चा डिलीवर हो जाना चाहिए। अलग अलग प्रोटोकॉल से क्राइटेरिया, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट जवाब दे रही हूँ यहाँ पे। दूसरी चीज़, आपने जो शीरा और हलवा की जो बात हो रही है, तो ये उसका लॉजिक था कि उसको एनर्जी मिले। लेकिन अभी आजकल क्या हो रहा है कि जो प्रसूता है, महिला है, जो प्रेग्नेंट है, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सरसाइजेस करी है नहीं, इतना ज़्यादा पेन का पीरियड भी नहीं है, कई बार कोई दूसरे कारणों की वजह से सिजेरियन सेक्शन हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि जो शीरा, हलवा या लड्डू है वो हफ्ते 10 दिन के बाद चालू करने चाहिए, जब वो एक्टिव हो जाए, चलने फिरने लग जाए, क्योंकि वो उसको पचा पाएंगी। अगेन ये जो लेटे आप हलवा खिला देते हैं, अभी डिलीवरी हुई है, अभी उनको इंजेक्शन इतने सारे तरह के लगाए हुए हैं, रास्ता खोलने के, ब्लीडिंग के इंजेक्शन लगाए, जिससे उनको गैस एसिडिटी और कई बार वॉमिट भी होने लगती है। और जितना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और घी का इंटेक होता है वो उनको कॉन्स्टिपेशन भी करता है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजरियन, कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे टाँके खुलने का डर रहता है नॉर्मल डिलीवरी में। सीजरियन में टाँके दुखते हैं, उनको गैस एसिडिटी होने लगती है, टाँकों में तकलीफ होने लगती है। तो ये सब चीज़ें देना चाहिए जब माता का लैट्रिन पेशाब का सिस्टम सेट हो गया हो, वो मोबिलाइज हो गई है, और हफ्ते 10 दिन के बाद अकॉर्डिंग टू वेदर और सीजन के हिसाब से देना चाहिए। हमने बहुत बार सुना है, पेशेंट बोलते हैं कि पिछली डिलीवरी के बाद या पिछले सीजर के बाद हमारा वजन बढ़ गया। इंडिया में क्या होता है कि डिलीवरी और सीजर के बाद 1.5-2 महीना ऑलमोस्ट आराम करते हैं, और ये सारी चीज़ें फैमिली की तरफ से दी जाती हैं। कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अगेंस्ट में कैलोरी एक्सपेंडिचर बहुत होता नहीं है, इसलिए वेट बढ़ जाता है, चर्बी बढ़ जाता है, और पोस्ट डिलीवरी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको उतारने में बहुत तकलीफ होती है, जिससे भविष्य में ओबेसिटी के कारण होने वाला हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना दें, उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, देने में कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा बहुत क्वांटिटी में, पर पोर्शन कंट्रोल करके रखें। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि ये जो लड्डू का लॉजिक ये रहता है, क्योंकि क्या है ना, माता रात भर दूध पिला रही होती है, और जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जब फुल टाइम वो बच्चे को रात भर, लाइक शाम को 7-8 बजे अगर उन्हें डिनर करा है और सुबह तक दूध पिला रही होती है, तो उस समय एक लड्डू रेडी होता है जो रात को कई बार वो खालीपन सा रहता है, भूख लगती है, तो दे कैन कंज्यूम। तो मैं लड्डू के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन कैलोरी काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लड्डू खा रहे हो तो फिर आप अपना नाश्ता स्किप करिए, आपको कैलोरीज मैनेज करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि घी के अगेंस्ट भी नहीं हो, घी आप नॉर्मल यूज़ करिए, रोटी में है, खिचड़ी में है, दाल में जो तड़का लगा रहे हैं, छौंक लगा रहे हैं, उतना ही दीजिए, एक्सेस चम्मच डाल के देने की ज़रूरत नहीं है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। खट्टा खा सकते हैं डिलीवरी के या सीजर के बाद? बहुत सारे लोग बोलते हैं टाँके पक जाएंगे जी, ऐसा कुछ होता है? ये तो बहुत ज़्यादा मिथ है मार्केट में, मतलब मिथ मतलब गैर मान्यता कहेंगे कि खट्टा खट्टा। इनफैक्ट गवर्नमेंट सेटअप्स में तो रूटीन में विटामिन सी की चूसने की गोलियां दी जाती है ताकि टाँके में जल्दी से हीलिंग आए। विटामिन सी वुंड हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। विटामिन सी को वुंड हीलिंग विटामिन कहा जाता है, जो घाव को जल्दी से हील करता है, और विटामिन सी बॉडी की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है।
इसलिए ऐसा कोई नहीं है। लेकिन अगर उनको गला खराब होता है, खांसी हो जाती है या गैस हो जाती है, सूट नहीं करता है, तो फिर आप मत दीजिए। दही खा सकते हैं, बहुत सारे लोग वापस ऐसा बोलते हैं कि दही खाने से भी टाँके पक जाते हैं। टाँके पक जाते हैं, कई बार दही खाने, केला खाने से बच्चे को सर्दी हो जाती है, ऐसा भी बोला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये आइटम्स जो है थोड़ी ठंडी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत फुल विंटर सीजन है, आपको वैसे भी दही नहीं सूट हो रहा है, तो हम कभी नहीं बोलेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ जो खाना आपको सूट हो रहा है और हमेशा से पचता आ रहा है, आप वही खाइए। दही हमारी तरफ से खा सकते हैं, प्रेफरेबली 11-12 बजे धूप के टाइम में खाइए, फ्रेश खाइए, खट्टा मत खाइए, रात को इसको अवॉइड करिए। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं। ऑन द कंट्री, क्योंकि हम लोग पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट सीजर एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो उसके बाद प्रीबायोटिक्स से हीलिंग और रिकवरी में बेटर रहता है। इसलिए दही खा सकते हैं अगर आपको सूट होता हो तो, स्पेशली खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि हम लोग कितना लिक्विड इनटेक पानी पीने का बोलते हैं डिलीवरी और सीजर के बाद, और क्यों बोलते हैं? 2.5 से 3 लीटर पानी सबको पीना है, क्योंकि यहाँ माता अपना दूध पिला रही है। जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो जो माता का दूध होता है 70% वाटर होता है, इसलिए दूध में से, इसलिए उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक सिंपल रूल अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि आप जितनी बार फीडिंग कराते हैं 1 गिलास भर के पानी पीजिए। यहाँ पे सवाल फिर से आता है कि गर्म पीना है, कैसा पानी पीना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नॉर्मल पानी पी सकते। देखिए, जो समर सीजन है तब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि उसमें गर्म पानी कई बार महिलाएं नहीं पी पाती है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मौसम के हिसाब से चीज़ें दीजिए। नॉर्मल वाटर दीजिए, ठंडा फ्रिज का पानी नहीं देना है। अगर महिला 10 से 12 बार फीडिंग करा रही है, जैसे 2-2 घंटे की हम बात करते हैं, तो 12 ग्लास पानी उसके शरीर में इस हिसाब से चला जाएगा, जो उसकी एटलीस्ट 2 लीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। मेडिकली स्पीकिंग, प्रेगनेंसी एक प्रो थ्रोम्बोटिक कंडीशन है। मतलब प्रेगनेंसी में खून नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो वो इसलिए पोस्ट डिलीवरी हम लोग 2 चीज़ें बोलते हैं कि एम्बुलेशन हो और मैक्सिमम फ्लूइड इंटेक हो, ताकि वो खून को गाढ़ा होने से रोक सकें। डिलीवरी होने के 1.5 महीने बाद तक पेशेंट को क्लॉट और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए भी उसको लिक्विड थोड़े ज़्यादा लेने चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेशेंट कब नहा सकता है, बाथिंग कब कर सकता है, और सीजरिंग के बाद कब नहा सकता है? नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो घर जाके डिस्चार्ज करके लोग गर्म पानी से नहा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो हम सिखाते हैं कि टाँकों को क्लीन रखना है। टाँकों की केयर हम एक अलग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और वो बिल्कुल नहा सकते हैं, गर्म पानी से नहा सकते हैं। लेकिन सिजेरियन के बाद क्योंकि उनको टाँके के ऊपर पट्टी होती है, और अब तो वाटरप्रूफ पट्टियाँ भी आ गई हैं, बैंडेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम लोग मोस्टली उनको अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्पंजिंग करने का बोलते हैं। कोई भी गर्म पानी से या नॉर्मल पानी से, टॉवल से आप पूरे शरीर को क्लीन करिए, और जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो टॉयलेट में जाके वो क्लीन कर सकते हैं। मतलब मेन है कि पट्टी आपकी गीली नहीं होनी चाहिए। वैसे तो पट्टी गीली हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गीली पट्टी ज़्यादा दिन तक रहेगी तो वो बैक्टीरिया के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाता है, और वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, पोस्ट डिलीवरी और पोस्ट सीजर हम लोग कौन कौन से प्रकार की मेजर हेडिंग्स में मेडिसिन देते हैं पेशेंट को? जी, मेडिसिन की बात करें तो हमारा एक बेसिक नंबर 1 एंटीबायोटिक्स होते हैं, ताकि टाँकों में इन्फेक्शन ना हो, वो हमारे होते हैं। कई बार 2 वेराइटीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स भी होती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि सीजेरियन के समय उनका कैसा अंदर सर्जरी हुआ है। कई बार यूरिन में कोई इन्फेक्शन से किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, खांसी हो रही है, लूज मोशन हो रहा है, तो उस हिसाब से हमारी एंटीबायोटिक्स चेंज होती है। इसके अलावा क्योंकि अभी वो एक्टिव नहीं है, मोबिलाइज नहीं कर रहे, तो हम एंटासिड्स को ऐड करते हैं, प्लस कई बार एसिडिटी का सिरप हम उनको ऐड करते हैं अगर उनको ज़रूरत है। और पेट साफ करने की दवाई जैसे लिक्विड के फॉर्म में स्टूल सॉफ्टनर्स जो होते हैं वो खास हम देना चाहते हैं, ताकि उनको कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन ना बने, जिससे टांकों में उनको दर्द ना हो और पेट भी क्लीन रहे और सॉफ्ट रहे। इसके अलावा पेन किलर, एनाल्जेसिक टैबलेट्स भी हम लोग देते हैं। 7 to 10 डेज के लिए देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में 5 to 7 डेज देते हैं, और सीजन सेक्शन में लगभग 7 to 10 डेज देते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में जो हम लोग स्टिचेस लेते हैं एपिज़ोटोमी के, वो घुलने वाले होते हैं, उनको तोड़ना पड़ता है। जी, पुराने ज़माने से वो हम लोग घुलने वाले स्टिचेस लेते हैं, दे आर द बेस्ट। स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वही फॉलो होता है, और कोई भी स्टिच को घुलने में 21 डेज, मिनिमम 3 to 4 वीक्स, 3 हफ्ते हम बोल के चलते हैं। और वो 3 हफ्ते में या तो स्टिचेस बिल्कुल ही घुल जाते हैं, या कई बार उनका वो छेड़ा या पार्ट रह जाता है, तो जब वो हमको हमारे पास 15 दिन या 20 दिन के बाद फॉलोअप के लिए आते हैं, तब हम उनको चेक कर लेते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरी ओपीडी में आता है, पेशेंट मेरे को पूछता है, सर सीजर के कितने स्टिच लिए? वो उस बारे में कुछ बताएं, हम लोग आजकल कौन से स्टिच लेते हैं और कितने स्टिच लेते हैं? जी, जो सिजेरियन सेक्शन होता है उसके जो स्टिच है, मतलब टाँके की टाँका जो हम लेते हैं उसको हम फेनल स्टीन इंसिशन के नाम से बोलते हैं।
और ये फेनल स्टिच इंसिशन इसलिए पॉपुलर हुआ था कि इसको एक बिकिनी लाइन इंसिशन भी बोला जाता है, जो बिल्कुल फीमेल्स की जो प्यूबिक हेयर लाइन होती है उससे जस्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है, एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर, और एक कर्व्ड शेप स्माइली के फॉर्म में ये इंसिशन बनता है। और जब हम आजकल स्किन के स्टिचेस लेते हैं तो दे आर लाइक मोस्टली एब्जॉर्बेबल होते हैं, सिर्फ उनके जो थ्रेड्स के एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वही हमको निकालने होते हैं। इट इज़ लाइक अ सिंगल स्टिच, ऐसा नहीं कि अलग अलग टाँके लिए जाते हैं। दीज आर सबक्यूटिकुलर इंजेक्शंस, कई बार स्टेपलर्स यूज़ करे जाते हैं, तो मोस्टली वो एक लाइन होती है और उनको हम बाद में चेक करते हैं। तो अगर ये एब्जॉर्बेबल स्टिच होते हैं, उनको तोड़ना नहीं होता है, तो हम लोग स्टिच के लिए वापस बुलाते हैं क्यों है पेशेंट? स्टिच की केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको चेक करना है कि उनकी ड्रेसिंग कैसी है, क्लीन है कि नहीं, कोई डिस्चार्ज है कि नहीं। डिस्चार्ज मतलब कोई लिक्विड या पानी वहाँ से आ रहा है, कभी कभी पस आ सकता है, कभी ब्लड आ सकता है, कोई टाँके खुल तो नहीं रहे हैं, टाँके सूख रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉपर ये हमको स्टिच की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज पेशेंट घर पे गया तो पेशेंट को कौन सी तकलीफ होगी तो उसको दोबारा हमको मिलने के लिए आना चाहिए? सभी पेशेंट को, नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, हम लोग हमेशा समझाते हैं कि आपको अगर कोई भी हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है, तो आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो भी आपको इन्फॉर्म करना है। कोई भी तकलीफ है जो रूटीन से ज़्यादा है, तो और कब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, टाँके में पट्टी गीली हो रही है, टाँके ज़्यादा गीले हो रहे हैं, पानी आ रहा है, पेशाब नहीं हो रहा है, लेट्रिन नहीं हो रहा है, तो इस सारी कंडीशंस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अच्छा, ये बताओ कि आपने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के टाँके का पेन 3 हफ्ते तक रहता है, सीजर का पेन टाँकों का कितने हफ्ते तक रहता है? देखिए, इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेरे हिसाब से जो क्या होता है, शुरुआत का जो 1 वीक है वो सबसे पेनफुल पीरियड होता है, और उसमें भी जब महिला या लेडीज सीधे सीधे चलती है तब इतना कुछ नहीं होता है। बेसिकली जब वो पलंग पे लेट रही होती है या लेट के बैठ रही होती है, उस समय सबसे ज्यादा एक पोजीशन से टर्न हो रही राइट, उस समय उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो सबसे ज्यादा पेनफुल पोजीशंस होती हैं। और ऐसे अगर वो एक ही पोजीशन पे अगर कुर्सी पे बैठी हैं, चल रही हैं, तो इतना पेन नहीं होता है, और हर दिन वो 10% वेट पेन उनका कम होता जाता है। और 5 से 6 दिन के बाद अगर उनको जितनी पेन किलर की ज़रूरत है SOS हम कर देते हैं, हम उनको बोल देते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप 2 या 3 टाइम कंटिन्यू करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेन किलर टैबलेट्स होती हैं इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, जो उनके ओवरऑल टाँकों को सुखाने में और सूजन कम करने में भी मदद करता है। नॉर्मली 8 से 10 दिन के बाद 90% तक पेन कम हो जाता है, लेकिन बाकी का पेन चूँकि हम लोग वाइक्रिल से लेते हैं अंदर के स्टिचेस, उसको घुलने में अराउंड 6 to 7 मंथ्स लगते हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का सा दोनों साइड खिंचाव और भारीपन रहता है, वो लगभग 4 से 5 महीने तक रहता है। उसके लिए हॉट वाटर बैग्स लगा सकते हैं, SOS बेस पे पेन किलर ले सकते हैं। अच्छा रजत, मैं आप पे दर्शकों को एक बहुत जानकारी देना चाहूँगी, और कई बार उनका सवाल भी होता है, जैसे आपने पूछा कितने टाँके आए, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगी कि 3 लेवल ऑफ स्टिचेस होते हैं। तो सबसे पहले जब हम, एक होता है बच्चेदानी के स्टिचेस होते हैं, जहाँ से बच्चेदानी पे इंसिशन रख के हम बेबी को डिलीवर कराते हैं, तो बच्चेदानी के स्टिच होते हैं। फिर उसके ऊपर जो शीत और मसल होता है उसमें स्टिचेस होते हैं, और फाइनल हमारे सबक्यूटेनियस और स्किन के स्टिचेस होते हैं। इसीलिए ये 4 to 6 वीक्स, जो 6 वीक्स का टाइम है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग स्टिचेस को अलग अलग टाइम लगता है हील होने के लिए, और वो अलग अलग मटेरियल, सूचर मटेरियल से भी लिया जाता है। हमारे दर्शक लोग अगर चाहें तो हम लोग एक सीजरियन सेक्शन की वीडियो का कुछ अंश अपलोड कर सकते हैं, हमको कमेंट करके आप बताएं कि आपको देखना होगा, तो हम लोग एडिट करके उस वीडियो में डालेंगे, बताएंगे यूट्रस क्या बोलते हैं, जो सपना बोल रही पेरिटोनियम क्या होता है, शीत क्या होता है, सबक्यूटेनियस क्या होता है, और अंत में स्टिच कैसे दिखते हैं वो भी हम लोग बताएंगे। अच्छा, ये बताओ कि कोई भी फीमेल को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक रहती है? ब्लीडिंग 1.25 महीने की हम बस समझाते हैं। शुरू में क्या होता है, डिलीवरी के बाद वो कचरा निकल रहा होता है, आम आदमी उसी भाषा में समझता है। शुरू में थोड़ा ज़्यादा रहता है, सीजरिंग के बाद थोड़ा कम रहता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के समय हम लोग सब कुछ, जो प्लेसेंटा वगैरह है, सब कुछ अच्छे से निकाल देते हैं। डिलीवरी के बाद भी हम निकालते हैं, लेकिन उसमें कई बार थोड़ा थोड़ा आता रहता है, और ये 1.25 महीने तक थोड़ा लगभग 1.25 महीने के पीरियड थोड़ा उनको आता रहता है। और ये जो डिस्चार्ज है वो टाइम टू टाइम उसका कलर भी चेंज होता रहता है। इनिशियली वो रेड रहता है, बाद में थोड़ा येलोइश टाइप का हो जाता है, और ग्रेजुअली ब्राउनिश, येलोइश और व्हाइट हो जाता है, जिसको हम वेजाइनल लोकिया के फॉर्म में भी समझते हैं। बहुत सारे फीमेल्स को, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी जिनकी डिलीवरी हुई होती है, उनको 5वें 6ठे दिन पे फीवर होता है। क्यों होता है?
ये जो फीवर का, अगर हमारे को कोई भी पेशेंट फ़ोन करके पूछते हैं कि मैडम मुझे थोड़ा फीवरिश लग रहा है, तो मैं सबसे पहले उनको यही पूछती हूँ कि क्या उनके ब्रेस्ट में दूध भरा हुआ है। क्योंकि जो महिलाएं पहली बार माँ बनी होती है, जब तक वो हॉस्पिटल में होते हैं तब तक तो हम उनको हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन घर जाके या तो वो ढंग से दूध नहीं पिला पाते, बच्चा निप्पल पे प्रॉपर लैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण छाती में, ब्रेस्ट में, स्तनों में दूध की गांठें बन जाती है, और वो सबसे मेजर कारण है उनको फीवर आने का। अच्छा, हम लोग डिलीवरी के टाइम पे हाथ पे सुई लगाते हैं, वेनफ्लॉन लगाते हैं, 1.5-2 दिन 3 दिन तक वो वेनफ्लॉन रहती है, तो बहुत सारे लोगों को घर पे जाके वो वेनफ्लॉन की साइड पे दुखता है। तो वो क्या कारण से दुखता है और वो क्या कर सकते हैं उसके लिए? कई बार पेशेंट बोलते हैं कि मैडम ऑपरेशन हो गया, आप सुई निकाल दीजिए, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि अभी आपका आज ही सर्जरी हुआ है, अभी सुई नहीं निकाल सकते। इमरजेंसी के लिए हमारे पास वो वेनफ्लॉन होनी चाहिए। कोई पेशेंट ब्लीडिंग हो जाए, चक्कर आ जाए, वॉमिटिंग हो जाए, हमको फिर से बॉटल चढ़ानी पड़ सकती है, ये कह के हम उनको समझाते हैं, और डिस्चार्ज पे ही हम उनको वेनफ्लॉन निकालते हैं। तो कोई भी सुई की जगह पे जो पीछे की जगह होती है, वहाँ पे हम उनको आइस एप्लीकेशन करने का समझाते हैं। ज़्यादा सूजन हो तो उसके लिए थ्रोम्बोफोब करके ऑइंटमेंट अवेलेबल है, वो भी लगा सकते हैं, बट मोस्टली 3 to 4 डेज के अंदर वो हील हो जाता है। वो मोस्टली थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। ये वाला पार्ट, डिपेंडेंट पार्ट से एलिवेटेड रखना होता है, हाथ का मूवमेंट करना होता है, आइस एप्लीकेशन फ्रीक्वेंट करना होता है, और जैसे सपना ने बोला थ्रोम्बोफोब करके एंटी हिपेरिन ऑइंटमेंट आता है, हिपेरिनॉइड ऑइंटमेंट आता है, वो हम लोग लगाते हैं। तो ये था नॉर्मल चीज़ें जो हम लोग डिलीवरी के बाद अपने पेशेंट को समझाते हैं। 2 चीज़ें इसमें रह गई हैं। एक एपिजियोटोमी, मतलब पहली डिलीवरी के बाद जो हम लोग नीचे की जगह टाँके लेते हैं, वो एक हम लोग अलग वीडियो में बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्रेस्ट फीडिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वो उसका वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको ज़रूर मैसेज करके बताएं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।